नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। तालिबान ने अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों के इनखला के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन में तोसी ना करने का ऐलान किया है और कहा कि अमेरिका ने इनखला में तोसी का एक तरफ़ा फ़ैसला किया है और ये दो तरफ़ा माहदे की खिलाफ वर्जी है। हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे और अमरीकियों से कहेंगे कि वो मुकर्ररा तारीख तक मुल्क से इनखला मुकम्मल करें। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दारुल-हुकूमत काबुल में अपनी दूसरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत के नए बाज़ फ़ैसलों और इक़दामात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अमरीकियों के पास वसाइल हैं, तैयारे हैं, एयरपोर्ट उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं और वो मुकर्ररा तारीख तक इनखला मुकम्मल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तालिबान तहरीक के अमीर मुल्ला हबीबुल्लाह जल्द कौम के सामने आएंगे और रहनुमाई करेंगे। उन्होंने एक मरतबा फिर यकीन दहानी कराई है कि हम किसी को अफ़गान सरजमीन दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफ़गान शहरियों के काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तालिबान हुकूमत ने फ़ैसला हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश में लोगों के अज़दहाम को रोकने के लिए किया है ताकि वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला पैदा न हो। अब सिर्फ गैर मुल्की शहरी ही काबुल एयरपोर्ट जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें 80% यकीन है कि वादी पंजशेर में लड़ाई नहीं होगी और मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिया जाएगा। उन्होंने काबुल से शुमाल में वाक़ वादी पंजशेर में मोर्चाबंद अपने भाइयों को पेशकश की है कि वो काबुल वापस आ जाएं। हमारी ज़िंदगियां और मकासद मुश्तरक हैं, वो खौफज़दा ना हों, लड़ाई ना करें और काबुल लौट आएँ। I am the British interpreter and I work for पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से तालिबान के साथ पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों को उनका साथ हासिल करने की जिम्मेदारी दी है। कुरैशी चारशंबे के रोज़ तालिबानियों की हिमायत में अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों को समझाने में जुट गए। इस प्रोसेस में वो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने कुरैशी से कहा कि अफ़गानिस्तान में ताजिक नेटिव के 46% लोग रहते हैं। ताजिकिस्तान ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेगी जिसमें सभी तबकों का रिप्रेजेंटेशन ना हो। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अफ़गानिस्तान में ताजिक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजशीर घाटी में ज़्यादातर ताजिक लोग ही रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान की 1/4 आबादी ताजिक नेटिव की है। ताजिक पश्तूनों के बाद अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप है। कुछ दिन पहले रूसी मीडिया में दावा किया गया था कि ताजिकिस्तान ने पंजशीर के लड़ाकों के लिए हथियार और दीगर सामान भेजा है, हालांकि इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी थी। पंजशीर इस वक्त चारों तरफ से तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों से घिरा है और वहां अभी सिर्फ हवाई रास्ते से ही जाया जा सकता है। ऐसे में ताजिकिस्तान के पंजशीर में हथियार भेजने के दावों की तस्दीक कर पाना मुश्किल है। ताजिकिस्तान के हिंदुस्तान से भी नज़दीकी ताल्लुकात हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अगर तालिबान उसके ऑपरेशन को मुतासिर नहीं करता है तो अमरीका अगस्त के अवाखिर तक अफ़गानिस्तान से अपना इनखला का मिशन मुकम्मल कर पाएगा। जो बाइडन ने गुज़िश्ता रोज़ वाइट हाउस के तबसरे के दौरान कहा कि हम फ़िलहाल 31 अगस्त तक इनखला मुहिम को ख़त्म करने की रफ्तार पर हैं, लेकिन 31 अगस्त तक तालिबान के ताउन जारी रखने और उन लोगों के लिए हवाई अड्डे तक रसाई की इजाज़त पर मुनहसर करता है जो बाहर जा रहे हैं और हमारी कार्रवाइयों में कोई रुकावट न हो। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गुज़िश्ता 12 घंटों में 5,600 फ़ौजियों के साथ और 6,400 अफराद और 31 इत्तेहादी तैयारों ने काबुल से उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक अमरीका ने 70,700 अफराद को काबुल से बाहर निकालने में मदद की है। जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को आज यानी चारशंबे को अमरीकियों की तादाद के बारे में अपडेट फराहम करने की हिदायत दी है जो अफ़गानिस्तान में है। We'll use every resource necessary to carry out the mission at hand and bring to safety American citizens and our Afghan allies. This is our focus now. And when this is finished, we will complete our military withdrawal and finally bring to an end 20 years of American military action in Afghanistan.
वर्ल्ड बैंक ने तालिबान की हुकूमत में ख़वातीन की बद सूरत हाल के खदशात के दरमियान अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली माली इमदाद बंद कर दी है। वर्ल्ड बैंक की तर्जुमान मर्किला बेंडर ने एक बयान में कहा कि हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क के तरक्याती मंजरनामे ख़ास तौर पर ख़वातीन पर उसके असरात के बारे में शदीद तशवीश है। हमने फ़िलहाल बैंक की तरफ से अफ़गानिस्तान को दी जाने वाली माली इमदाद रोक दी है। हम अपनी पॉलिसियों और तरीक़ेकार के तहत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। मर्किला ने कहा कि वर्ल्ड बैंक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आलमी बरादरी और तरक्याती शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में तरक्याती काम कैसे तेज़ कर सकते हैं और वहाँ के लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, इस सिलसिले में हम अपने इत्तेहादियों के साथ हर तरह के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि वर्ल्ड बैंक ने अफ़गानिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर $5.5 अरब खर्च करने का आज़म किया। आलमी बैंक के ज़ेरे इंतज़ाम अफ़गान तामीर नौ ट्रस्ट फंड ने तरक्याती कामों के लिए $12 अरब 9 मिलियन से ज़्यादा का फ़ंड इकट्ठा किया है। अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत की नाकामी के बाद से अफ़गानिस्तान की करेंसी की कीमत में तेज़ी से कमी आई है और इसकी वजह से वहाँ पे बढ़ती महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, जिससे लोग खौफज़दा हैं। अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अहमद शाह सादत जर्मनी में पिज़्ज़ा बेच रहे हैं। पिज़्ज़ा कंपनी की यूनिफॉर्म पहने वो एक जर्मन शहर लिपिजिक में साइकिल से पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे हैं। उन्होंने आईटी वज़ीर रहते अफ़गानिस्तान में सेलफोन नेटवर्क को बढ़ावा दिया था। बाद में वो अफ़गानिस्तान छोड़कर जर्मनी आ गए थे। एक रिपोर्ट में जो अल जज़ीरा के हवाले से आई है, उन्होंने उसमें बताया गया है कि सादत ने बताया कि उन्होंने पिछले साल ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। उनके और सदर गनी के बीच कई मसलों पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज थे, इख्तिलाफात थे। इस्तीफ़ा देकर कुछ वक्त वो मुल्क में रहे, लेकिन फिर जर्मनी चले गए। शुरुआत में सब अच्छे से चलता रहा, लेकिन पैसे की कमी होने के बाद उन्हें पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनना तय किया। उनका कहना है कि डिलीवरी का काम करने में कोई शर्म की बात नहीं है। तालिबान ने मंगल के रोज़ अपनी आर्जी हुकूमत के कई वज़रा का ऐलान किया था। ख़ास बात यह है कि ये तंजीम ने किसी वक्त तालिबान के कट्टर मुखालिफ रहे गुल आगा शेरज़ाई को वज़ीर फ़ाइनेंस मुक़र्रर किया है। अफ़गानिस्तान से मंगल के रोज़ रेस्क्यू करके हिंदुस्तान लाए गए 78 लोगों में से एक भी मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उनमें से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन बाद में आईटीबीपी ने इसे खारिज करते हुए ट्वीट किया। आईटीबीपी ने ट्वीट में बताया कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान लाए गए 78 लोगों में से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। हालांकि उन्हें एहतियातन 14 दिन के लिए दिल्ली में वाक़ई आईटीबीपी के चावला कैंप में रखा गया है। चारशंबे की सुबह मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 16 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी 16 लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें कोरोना के कोई अलामात नहीं दिख रहे हैं। इन 16 लोगों में वो 3 सिख भी शामिल हैं जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 कॉपीज़ सिर पर उठाकर लाए थे। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उन कॉपीज़ को ले लिया था और एक जो कॉपी थी अपने सिर पर रखकर चले थे। अब तक अफ़गानिस्तान से 626 लोगों को हिंदुस्तान लाया गया है, जिसमें 77 अफ़गानी सिख और 228 हिंदुस्तानी शहरी शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी हुकूमत ने कई अफ़गानी ओहदेदारों को भी रेस्क्यू किया है। इन हिंदुस्तानियों में अफ़गानिस्तान की एम्बेसी में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीसी जनरल बिपिन रावत के मुताबिक तालिबान ने जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया उससे हिंदुस्तान भी हैरान है। चारशंबे को एक प्रोग्राम के दौरान जनरल रावत ने माना कि हिंदुस्तान को भी ये अंदेशा था कि तालिबान एक दिन अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो जाएगा, लेकिन ये सब इतनी तेज़ी से हो जाएगा ये नहीं सोचा था। उनके मुताबिक 20 साल बाद भी तालिबान बिल्कुल नहीं बदला है। दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रोग्राम में जनरल रावत के साथ यूएस इंडी पैसिफिक कमांड के एडमिरल जॉन एक्विलिनो भी शामिल हुए थे। दोनों अफसरों ने अफगानिस्तान और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े अहम सवालों के जवाब दिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और इसके हिंदुस्तान पर इम्कानी असर का जिक्र करते हुए जनरल रावत ने कहा कि अगर तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ किसी भी तरह की दहशतगर्द सरगर्मी हुई तो हम तेज़ी और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। क्वाड मुल्कों को भी ग्लोबल टेररिज्म से निपटने के लिए उनका साथ देना होगा। क्वाड 4 मुल्कों की तंजीम है, इसमें हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन इसे इंडियन ओशन में अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा और
एक फौजी चुनौती मानता आया है। एडमिरल एक्विलिनो ने चीन का नाम लिए बिना माना कि हिंदुस्तान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चैलेंजेस का सामना कर रहा है और साउथ चाइनीज सी में भी कई चुनौतियां हैं। Who are amongst the have-nots need support, and therefore I think if we have a grouping of nations in this manner and we have strategic partnerships in this manner, we can come to rescue people who get affected by this. So I think the Indo-Pacific and the Afghan situation should not be looked at from the same prism. They are two different issues. Yes, it is a challenge to security in this region. Both pose challenges to security in the region, but they are on two different planes, and those two parallel lines are unlikely to meet. That side, we have to ensure that we are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. And I think if any other support can be forthcoming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. Thank you, General. I think that's very useful in terms of especially the last. अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद मीडिया में खौफजदा करने वाली कई खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें अफगानी बाशिंदों की दहशत के बारे में खुसूसी तौर पर बताया जा रहा है। इस दरमियान कई लोगों ने तालिबान की हिमायत में भी आवाज़ उठाई है और कहा कि बेहतर हालात में हुकूमत चलाने का जो वादा तालिबानी कर रहे हैं उस पर भरोसा करके देखा जाना चाहिए। इस दरमियान बीजेपी के साबिक लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान जैसे खौफनाक मनाजिर हमारे मुल्क में भी नज़र आ जाते हैं। यशवंत सिन्हा, जो कि बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से अपने नज़रियात लोगों के सामने रखे। उनसे जब ये सवाल किया गया कि तालिबान के दावे अलग हैं, लेकिन जो लोग पुरानी बातें सुना रहे हैं, क्या उन्हें सुनकर तालिबान की बर्बरियत नज़र नहीं आती? इसके जवाब में यशवंत सिन्हा ने कहा कि ठीक है, बहुत सारे खौफनाक मनाजिर देखने को मिले हैं और बहुत सारे मुल्क हैं, हमारा मुल्क भी है जहां इस तरह के खौफनाक मनाजिर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इससे हम पूरे मुल्क को गलत नहीं ठहरा सकेंगे। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि मशहूर और मारूफ शायर मुनव्वर राना ने भी गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अफ़गानिस्तान से ज़्यादा बर्बरियत हिंदुस्तान में है और अफ़गानिस्तान पर काबिज़ होने के बाद तालिबान ने फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं किया है कि उसकी बातों पर भरोसा ना किया जाए। उनके इस बयान पर काफ़ी हंगामा बरपा हुआ था और तालिबान का मवाजना वाल्मीकि से किए जाने पर तो 2 FIR भी मुनव्वर राना के खिलाफ दर्ज की जा चुकी हैं। अब जबकि यशवंत सिन्हा ने अफ़गानिस्तान जैसे खौफनाक मनाजिर हिंदुस्तान में भी देखे जाने की बात कही है, तो एक बार फिर तनाज़ा पैदा हो सकता है। बहरहाल यशवंत सिन्हा ने उस न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि तालिबान जो बोल रहा है उस पर यकीन कर लें, लेकिन जो बोल रहा है उसको आउट ऑफ हैंड ना लें, सिरे से खारिज ना करें, हम वेरीफाई करें और भरोसा करें। साथ ही साबिक वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि अफ़गानिस्तान आज जिन हालात का सामना कर रहा है उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका ज़िम्मेदार है, वही सबसे बड़ा गुनहगार है। मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात के आदाद व शुमार को शर्मनाक और मायूस कुन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुम्मे के रोज़ कहा कि उनके खिलाफ ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत को तेज़ करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि मुकदमात 1.5 से 2 दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा हैं, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। ख़ास तौर पर ED सिर्फ असासे ज़ब्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक और सितम ज़रीफ़ी है कि बहुत से मामलात में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। चीफ जस्टिस ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो CBI और ED के डायरेक्टर से उन अफसरान की तादाद के बारे में बात करें ताकि वक्त पर तहकीकात मुकम्मल हो सके और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत जल्द हो सके। अदालत ने एक बार फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन मोअज़्ज़िज़ीन के खिलाफ फ़ौजदारी मुकदमात मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट की इजाज़त के बग़ैर वापस ना किए जाएँ। जस्टिस रमला ने कहा कि बदनीयती से शुरू किए गए मुकदमात वापस लेने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी है। बेंच ने तफ्तीशी एजेंसियों से कहा कि मुकदमात को इस तरह लटका कर ना रखें, चार्जशीट फाइल करें या बंद करें। मुकदमात में ताख़ीर की वजह भी नहीं बताई गई है।
अदालतें पिछले 2 वर्षों से वबाई मर्ज से मुतासिर है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। जस्टिस रमना ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट से मुतालिक 78 केसेस ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन यानी मेंबरान पार्लियामेंट व असम्बली के खिलाफ गुज़िश्ता 21 वर्षों से ज़ेर इल्तिवा हैं। CBI के 37 केसेस फिलहाल ज़ेर इल्तिवा हैं। जस्टिस रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच मामले की समाअत कर रही है। मेहता ने अदालत से कहा कि वो मौजूदा MPs और MLAs के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल करने के लिए तफ्तीशी एजेंसियों से मुकर्ररा वक्त पर जांच मुकम्मल करने की दरख्वास्त की है। मरकजी काबीना ने गन्ने के काश्तकारों के लिए साल 2021-22 के लिए मुनासिब और फ़ायदेमंद कीमत यानी FRP को 290 रुपये फ़ी क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। चारशंबे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीनी कमेटी की मीटिंग में इस हवाले से एक तजवीज़ मंजूर की गई। मीटिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने सहाफ़ियों को बताया कि गन्ने के काश्तकारों के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा FRP 290 रुपये फ़ी क्विंटल मुकर्रर की गई है। इस फैसले की तजवीज़ काबीना की मीटिंग में मंजूर कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ गन्ने के काश्तकारों और उन पर मुनस्सिर अफराद, शुगर मिल मालिकीन और मुताल्लिक़ा कामों में मसरूफ़ 5 लाख मज़दूरों को फ़ायदा होगा। आज के कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज़ के लिए, हर 0.1% इंक्रीज़ के लिए अधिकांश 2 रुपये 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है, और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा, अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। खुशी की बात यह है कि हमारे देश के किसानों ने अब काफ़ी रिकवरी बढ़ाने का काम देश भर में किया है। आधुनिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना, नए प्रैक्टिसेस को और बड़े रूप में लागू करके अब हम सभी देश भर में देख रहे हैं कि रिकवरी सुधर रही है। शुगर केन के जो रिकवरी शुगर और बाकी चीज़ों में होती है। साथ ही साथ पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। सरकार ने इसके लिए भी काफ़ी सुविधा दी थी, जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है जिससे शुगर केन एक्सपोर्ट होने में सुविधा होती है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए, उसको मद्देनज़र रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। एयरफोर्स के मुताबिक हादसा चारशंबे को शाम 5:30 बजे भूटिया गांव में पेश आया। फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान पर था। टेक ऑफ के बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई और प्लेन एक झोपड़ी पर जा गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। एयरफोर्स ने प्लेन क्रैश होने पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। क्रैश हुए MiG-21 फाइटर का पायलट हादसे की जगह से 1 किलोमीटर दूर नवजी का पाना गांव के पास मिला। मकामी लोगों ने उसे संभाला और इंतज़ामिया को इतला दी। इसके बाद पुलिस और इंतज़ामिया ने उस मकाम वाक़या को सील कर दिया। एयरफोर्स की टीम भी उस जगह के लिए रवाना हो गई है। बाड़मेर कलेक्टर लोकबंधु के मुताबिक प्लेन का मलबा 2 किलोमीटर तक फैला है। इस दौरान एक झोपड़ी जल गई। गनीमत रही कि उस दौरान उसमें कोई नहीं था। एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंची। टीम प्लेन के ब्लैक बॉक्स को कब्जे में ले चुकी है। पायलट को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले 17 मार्च को भी एक हादसे में
फाइटर जेट मिग-21 बाइसन उड़ान के दौरान क्रैश हो गया था। इस हादसे में एयरफोर्स के कैप्टन की जान चली गई थी। जनवरी में राजस्थान के सूरतगढ़ में भी मिग-21 बाइसन क्रैश हुआ था। उस वक्त उड़ान के दौरान प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक बार फिर देसी साख्ता हल्के जंगी तैयारे तेजस को उड़ाकर उसके ऑपरेशनल और फायर पावर का जायजा लिया। मुल्क के अहम दिफाई इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ तेजस तैयारा पहले ही से हिंदुस्तानी फिजाइया के बेड़े में शामिल है और अब इसका बेहतर वर्जन तैयार किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल ने मंगल और चारशंबे को बेंगलुरु के 2 रोज़ा दौरे के दौरान फिजाइया के मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा किया। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ मराकज़ का भी दौरा किया। IAF हुक्काम ने एयर चीफ मार्शल को मुख्तलिफ मनसूबों और ऑपरेशनल ट्रायल्स के बारे में आगाह किया। उन्होंने तैयारों की जांच से मुतालिक इदारों को दरपेश चैलेंजों के तनाजुर में किए जाने वाले काम की सताइश की और उनसे कहा कि वो बदलती हुई ज़रूरियात को अपनाएं। एयर चीफ मार्शल ने तैयारों से मुतालिक सॉफ्टवेयर की तरक्की के मरकज़ का भी दौरा किया। सॉफ्टवेयर के मैदान में मकामी आलात के इस्तेमाल, लड़ाका तैयारों में मुख्तलिफ हथियारों के सिस्टम के इंज़माम और तैयारों के फायर पावर को बढ़ाने की तरफ काम करने पर उन्होंने जोर दिया। बैंक मुलाजिमीन के पेंशन के मामले में मरकज़ी हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। अब बैंक मुलाजिमीन को 30 से 35 हज़ार रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। पहले ये 9,284 रुपये थी। ये जानकारी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी देबाशीष पांडा ने दी है। वज़ीर फाइनेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांडा ने कहा कि बैंक मुलाजिमीन के लिए पेंशन पे आउट को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत सरकारी बैंकों के मुलाजिमीन के पेंशन में NPS के तहत जो कंट्रीब्यूशन है उसे 14% तक बढ़ा दिया गया। पहले ये 10% हुआ करता था। इसी के साथ सरकारी बैंकों के जिन मुलाजिमीन की कोरोना के दौरान मौत हुई, उनके अफराद ख़ानदान को मिलने वाली पेंशन में 30% का इजाफा किया गया है। ये इजाफा उनकी लास्ट सैलरी की बुनियाद पर हुआ है। 2 रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैंकों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। बैंकों ने इसमें आत्मनिर्भर भारत का पूरा ब्यौरा दिया। इंडस्ट्री के पास अब ये मौका है कि वो बैंकों के अलावा भी दूसरे ज़राए से पैसा जुटा रहे हैं। बैंक भी बाज़ार से पैसा जुटा रहे हैं। सरकारी बैंक रियासती हुकूमतों के साथ काम करें, एक ज़िले का एक प्रोडक्ट के लिए काम करें। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में उभरते सितारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। बैंक इसके लिए कॉमन इंफ्रा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। सीतारामन ने कहा कि सरकारी बैंकों ने अच्छा मुजाहरा किया, वो अब फ़ायदा दे रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत बैंक माफ़ कीजिएगा हिंदुस्तान के सरकारी बैंक कोरोना के वक्त में अच्छा मुजाहरा किए हैं। कोरोना से पहले बड़े बैंकों में छोटे बैंकों का इंतज़ाम किया गया था। इस वजह से ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं हुई और बैंक अच्छा काम करने में कामयाब रहे। इस दौरान वज़ीर फाइनेंस ने हुकूमत के जो असासे हैं उन्हें उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लागत 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का जो फैसला किया गया है उसकी भी मुदाफ़ियत की है। I wish the opposition questions with some homework done. Who actually monetized the Mumbai-Pune corridor? Was it not the Congress party? Was it not under the Congress party which was headed by and is even now being headed by Srimati Sonia Gandhi? 8,000 odd crores was raised by that. New Delhi railway station. Who called for the RFP on it? Was it not the Congress party somewhere between 2008, 5, something like that? New Delhi railway station. RFP call for was made 27. महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी के मामले में मरकजी वजीर नारायण राणे को कोर्ट से राहत मिली है। चारशंबे के रोज कोर्ट ने कहा कि राणे के खिलाफ नासिक में दर्ज FIR पर 17 सितंबर तक कार्रवाई ना की जाए। इसके साथ ही पुणे में दर्ज केस की सुनवाई भी टाल दी गई है। कोर्ट का फैसला आने के बाद राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वो काफ़ी जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, शिवसेना को खड़ा करने में मेरा भी बराबर का कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पूछा कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात उद्धव ठाकरे ने की थी, उन पर क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने FIR पर 17 सितंबर तक कार्रवाई ना करने को कहा है। मंगल के रोज़ नासिक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए। अब नासिक पुलिस ने अपने यहाँ दर्ज एक केस में राणे को नोटिस भेजकर उन्हें 2 सितंबर को
हाजिर रहने के लिए कहा है। राणे के खिलाफ पहला केस नासिक में ही दर्ज किया गया था और यहीं से उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चाशुम्बे को कौमी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मंसूबे पर मोदी हुकूमत पर एक बार फिर शदीद हमला किया और कहा कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाली यह हुकूमत अब अपना ईमान बेच चुकी है। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया जिसमें मोदी हुकूमत का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन वाज़ेह लफ्ज़ों में ज़रूर लिखा कि सबसे पहले ईमान बेचा और अब इसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने #इंडिया ऑन सेल यानी हिंदुस्तान बराए फ़रोख्त लगाया। इससे कबल मंगल को भी पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को इस ताल्लुक से तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने निजी शोबों को मुल्क की दौलत में हिस्सेदार बनाने के लिए हुकूमत पर शदीद हमला किया और कहा कि ये हुकूमत 70 साल में हासिल की गई मुल्क की दौलत अपने कुछ सरमायादार दोस्तों को फ़रोख्त कर मुल्क को तारीकी में ढकेल रही है। सुपरस्टार सलमान खान पिछले दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई से रूस रवाना हुए थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के ASI सोमनाथ मोहंती ने सलमान को सिक्योरिटी चेक के लिए एंट्री गेट पर ही रोक लिया था। इसके बाद ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा और CISF ऑफिसर सोमनाथ सोशल मीडिया पर हीरो बन गए थे। इसके बाद खबर आई कि सलमान को एयरपोर्ट पर रोकने की वजह से सोमनाथ मुश्किल में पड़ गए हैं और उन पर CISF प्रोटोकॉल का वायलेशन करने के इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन CISF ने इसकी तरदीद की है। CISF ने इस मामले में चल रही गलत खबरों पर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि इस ट्वीट में बताया गया कि कंटेंट गलत है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। असल में मामले से जुड़े ओहदेदार को प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए इनाम दिया गया है। सलमान खान को CISF ऑफिसर सोमनाथ मोहंती की जानिब से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए रोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। इसके बाद यूज़र्स ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए CISF के ASI सोमनाथ की जमकर तारीफ भी की। सलमान भाई एक साथ में इधर सलमान भाई चलो भाई भाई सलमान भाई प्लीज सर आप लोग पीछे जाओ भाई यहाँ पे लाइट बंद कर। आखिर में बात कोरोना वायरस की। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 6,69,855 नए मामले रिपोर्ट हुए। इस दौरान मजीद 11,167 मरीज़ हलाक हुए। इसके साथ ही मुतासर अफराद की तादाद 21 करोड़ 32 लाख से तजावुज़ कर गई और मरने वालों की तादाद 44 लाख से ज़्यादा हो गई। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस और मरने वालों की तादाद में एक बार फिर इजाफा हुआ, जबकि राहत की बात यह है कि 34,000 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 61,90,930 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए और अब तक 59,55,04,593 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में मंगल के रोज़ 17,92,755 अफराद की कोरोना जांच की गई, जिसके साथ अब तक की गई जांच की कुल तादाद बढ़कर 51,11,84,000 हो गई। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशों को लेकर बहस फिर से जोरों पर है। ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि अभी तीसरी लहर का अंदेशा नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि अक्टूबर में आ सकती है, हालांकि पिछला ट्रेंड और बदले हुए हालात इशारा दे रहे हैं कि तीसरी लहर का ख़तरा बेहद कम है। साइंटिस्ट इसके दो अहम वजूहात बता रहे हैं। पहला, मुल्क की 35% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। अगले 2 महीनों में सिंगल डोज लगाने वालों की तादाद 50% के पार हो जाएगी। दूसरी वजह, मुल्क की 65% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। एंटीबॉडी इन्फेक्शन होने के बाद ही बनती है, इससे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यानी इतनी बड़ी आबादी को दोबारा इन्फेक्शन का खतरा अगले 6 महीने तक नहीं के बराबर है, क्योंकि जिसमें एंटीबॉडी औसतन 6 महीने तक रहती है। 5 महीने पहले 19 मार्च को मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद 3 लाख के पार हुई थी। अब फिर से 3 लाख से कम होती दिख रही है। यानी जैसे हालात कोरोना के शुरुआती दौर में थे वैसे ही अभी भी है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।